ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद आज केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष ने बजट को दिशाहीन और जन विरोधी बताया तो सत्ता पक्ष ने कहा कि बजट ऐतिहासिक है जो 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा। बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया, रहन सहन पर खर्च और असमानता की अनदेखी की गई और आम आदमी की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट को देखकर प्रतीत होता है कि कार में एयर बैग को रीअरेंज कर दिया गया है ताकि उसमें बैठे यात्री सुरक्षित महसूस करें। श्री थरूर का कहना था कि बजट में बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया, रहन सहन पर खर्च और असमानता की अनदेखी की गई है। आम आदमी के संघर्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी ने कहा कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरह उभर रहा है। सारंगी ने कहा कि ये बजट सरकार की प्रतिबद्धता, संकल्प और निरंतरता को दर्शाता है और जन केंद्रित तथा समावेशी प्रकृति का है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है और ये बजट इस लक्ष्य की यात्रा की ओर बहुत मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल संख्याओं और आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि विकसित भारत की यात्रा में एक निर्णायक मील का पत्थर है। सारंगी का कहना था कि बजट ऐसे समय में आया है जब भारत विकास यात्रा पर तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भी इसे मानती है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आज देश में विदेशी मुद्रा भंडार उच्च स्तर पर बना हुआ है। भाजपा सांसद ने कहा कि दिसंबर 2025 में मुद्रास्फीति 1.7% दर्ज की गई, जबकि 2011 से 2014 के बीच औसत मुद्रास्फीति 9.8% थी। भाजपा सदस्य ने कहा कि बेरोजगारी की दर हर दिन घट रही है और आज ये 4.8% है। उन्होंने कहा कि हमारा देश वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरह उभर रहा है। सारंगी ने कहा कि ये सरकार के अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, संरचनात्मक सुधारों और स्पष्ट नीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बजट से स्पष्ट है कि सरकार ने दीर्घकालिक विकास का मार्ग चुना है और अवसंरचना, संस्थानों तथा औद्योगिक क्षमता निर्माण में सतत निवेश को अपनाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है तथा जब इसी तरह का व्यापार समझौता करना था तो फिर 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया। श्री यादव ने कहा कि कटाक्ष भी किया कि सत्ता पक्ष को अब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जैसे शब्द बोलना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बजट दिशाहीन है और इसे लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित बनेगा। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि इस सरकार में जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक हर चीज पर कर लगाया जा रहा है। बैनर्जी ने कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल का नाम भी नहीं लिया गया। पिछले कुछ दिन से बजट पर चर्चा विपक्ष की इस मांग की वजह से शुरू नहीं हो पा रही थी कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुछ मुद्दों पर बोलने दिया जाए। 2 बार के स्थगन के बाद जब बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनट्टी ने कांग्रेस सदस्य शशि थरूर का नाम बजट पर चर्चा की शुरुआत के लिए पुकारा। इसके बाद श्री थरूर ने बजट पर अपना भाषण दिया। लोकसभा में 2 फरवरी से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा विषय उठाने की अनुमति नहीं मिलने, सदन की अवमानना के मामले में 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने तथा अन्य मुद्दों को लेकर सदन में कामकाज नहीं हो पा रहा था। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे सके। एक अभूतपूर्व कदम के तहत 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के परंपरागत भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामेत ने कहा कि ये बजट राष्ट्रहित और जनहित में अमृत के रूप में कार्य करेगा। श्री कामेत का ये भी कहना था कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है। भाजपा की डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच बजट में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता संभवतः 2027 में प्रभाव में आएगा। ऐसे में देश में घरेलू क्षमता को मजबूत करना होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में चंदन की खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए घोषणा से सहायता मिलेगी। वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस अविनाश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून के तहत किए गए वायदों को पूरा करने की मांग दोहराई। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने कहा कि यह बजट आंकड़ों की बाजीगिरी है और इसमें समाधानों की बात नहीं है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार की घोषित अनेक योजनाओं में कार्यान्वयन की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि हर बजट में घोषणा होती है लेकिन कार्यान्वयन नहीं होता, इसलिए लोगों की और सांसदों की भी रुचि बजट में कम हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सांसद अनिल यशवंत देसाई ने कहा कि नई श्रम संहिताएं नियोक्ताओं को फायदा पहुंचाती हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। श्री देसाई ने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि माल एवं सेवा कर, उपकर पर बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 नई श्रम संहिताएं नियोक्ता को फायदा पहुंचाती हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस के राहुल कंसवा ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के स्कूलों की स्थिति पर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि लड़कियां स्कूल में पानी इसलिए कम पीती है कि वहां शौचालय चालू हालत में नहीं है। उन्होंने बजट में 15,000 से अधिक स्कूलों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स लैब खोले जाने की घोषणा को लेकर सवाल किया कि इसके लिए प्रशिक्षक कहां से लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र महज प्रमाण पत्र वितरण केंद्र बनकर रह गए हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 2021 में शुरू की गई परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। डीएमके के टीआर बालू ने तमिलनाडु में नारियल उत्पादन जड़ संबंधी रोगों के कारण घटने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इससे निजात दिलाने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रही, जिसमें विपक्ष ने एक ओर बेरोजगारी और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों की ओर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सहित सत्तापक्ष के दलों ने बजट में की गई घोषणाओं को देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। उच्च सदन में शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश में 2024 में निजी निवेश बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2021 की तुलना में 66% अधिक है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने विनिर्माण क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की थी और वह इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि वह विनिर्माण क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया और इस पर 24,000 करोड़ रुपए व्यय किए। उन्होंने कहा कि इससे देश में 12.5 लाख रोजगार का सृजन हुआ। श्री देवरा ने कहा कि सरकार और उद्योग को मिलकर एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो आपूर्ति श्रृंखला बदलाव, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और वैश्विक अस्थिरता की चुनौती के बजाय अवसर में बदला जा सकता है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने कहा कि ये बजट आने वाले 25 वर्षों में विकास यात्रा को मार्गदर्शन देने वाला तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम द्वारा कल बजट की आलोचना किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि आंकड़ों को किस तरह से गलत साक्ष्यों के साथ पेश किया जा सकता है, इसमें किसी को देश में महारत हासिल है तो वह है पी चिदम्बरम। भाजपा सांसद ने कहा कि 2014 में जीडीपी के आधार पर भारत विश्व में 10वें स्थान पर था और आज वह 4थे स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले संसद के लगभग हर सत्र में महंगाई की चर्चा होती थी, किंतु आज महंगाई की कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। उच्च सदन में आम बजट 2026-27 पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि विदेशी कर्ज सहित सरकार की कुल उधारी बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश पूरी तरह खोल दिया गया है, जिससे राष्ट्रीय बीमा कंपनियों का व्यापार खतरे में पड़ गया है। श्री राय ने कहा कि ये अच्छी बात है कि सरकार ने शिक्षा को उद्यम से जोड़ने के बारे में विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है, किंतु ऐसे मामलों में समिति या आयोग का नतीजा सिफर ही निकलता है। तृणमूल सांसद ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में ढोल पीटा जा रहा है, जबकि उसके पूरे विवरण अभी सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी अधिकारी दावे कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर देगा तथा अमरीका और वेनेजुएला से तेल लेगा। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि यदि ऐसा होता है तो लागत में कितनी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को भारत अमरीका व्यापार समझौते के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने कहा कि ये बजट आंकड़ों की रोशनी से भरा हुआ है, किंतु ये आम आदमी की जिंदगी में किसी तरह रोशनी नहीं ला पाता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले 9 साल से जो बजट पेश किए जा रहे हैं, उनमें ये सबसे नीरस बजट है। उन्होंने कहा कि बजट पेश होते ही शेयर बाजार 2300 अंक लुढ़क गया, जिससे पता चलता है कि ये बजट कैसा है। उन्होंने कहा कि ये बजट न निवेशकों, न बाजार और न ही आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा किया गया है, वह यदि पूरा नहीं हो पाया तो रोजगार के नए अवसर पैदा करने के वायदे पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती ठप है तथा ठेके और अस्थायी तौर पर भर्तियां की जा रही हैं। चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके की कनिमोरी एनवीएम सोमू ने कहा कि ये वित्त मंत्री द्वारा लाया गया एक और विफल बजट है। डीएमके सदस्य ने कहा कि ये बजट गरीब विरोधी है और देश की आर्थिक सच्चाइयों से बेपरवाह है। उन्होंने कहा कि बजट चेहरा विहीन, आधार विहीन और लक्ष्य विहीन है। उन्होंने कहा कि बजट किसानों, कामगारों, वेतनभोगी, मध्यम वर्ग या बेरोजगारों को कोई राहत नहीं प्रदान कर रहा है, जबकि ये बड़े व्यापारिक समूहों के हितों को प्राथमिकता दे रहा है। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार खुद फिजूल खर्ची करती है और दोष दूसरों पर मढ़ती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बजट दूरगामी सकारात्मक प्रभाव डालेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। बजट पर चर्चा में तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव, बीधा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान, भाजपा की सुमित्रा बाल्मीक, डॉक्टर के लक्ष्मण, ब्रजलाल, नरहरि अमीन, दर्शना सिंह, सिकंदर कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, निर्दलीय अजीत कुमार भुइया, वाईएसआरसीपी के मेधा रघुनाथा रेड्डी, बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया, सुल्तादेव, मानस रंजन मंगराज, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब और कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम ने भी हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के मुकुल बालकृष्ण वासनिक ने सरकार से सामाजिक न्याय पर वार्षिक रिपोर्ट लाने और आर्थिक समीक्षा की तरह ही उसे भी संसद में पेश करने की मांग की। डीएमके सदस्य केआरएन राजेश कुमार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कर छूट देने और अधिक समर्थन उपलब्ध कराने की मांग की। भाजपा की गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने कोविड काल के दौरान कुछ स्टेशनों पर बंद किए गए ट्रेनों के ठहराव को पुनः शुरू करने की मांग की। भाजपा के ही डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शून्यकाल में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को जोड़ने वाले 39 किलोमीटर लंबे रंगत लठियानी मार्ग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को राजमार्ग का दर्जा देना बेहतर होगा ताकि यहां से आवागमन सुगम हो सके और व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।